किसके लिए कैलकुलेट करनी है और कैसे कैलकुलेट करनी है, कब, किसके लिए और कैसे। ठीक है, देखिए एनआरवी हम कभी भी ड्यूरिंग द पीरियड कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, हम ड्यूरिंग द पीरियड कैलकुलेट नहीं करते। एनआरवी कैलकुलेट होती है फॉर क्लोजिंग स्टॉक। किसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक के लिए। जब साल के एंड पे, पीरियड के एंड में क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, तब हमें देखना होता है कि हम इसको कॉस्ट पे कैरी करें या हम इसको एनआरवी पे कैरी करें। तब हमें जो है वो एनआरवी की कैलकुलेशन करना पड़ती है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक हमने कैरी करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, यानी कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर होगा हम उसको कैरी करें। तो स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो हमने चूंकि साल के एंड में करनी है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, तो हम साल के एंड में जो है वो आके एनआरवी को देखेंगे और देखेंगे किस चीज के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास तीन टाइप का होगा। ये हमारे पास होगा जनाब फिनिश गुड्स, एक हमारे पास है सर वर्क इन प्रोग्रेस, और एक हमारे पास है प्रॉपर्टी। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास, इनका हमने एनआरवी देखना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखनी है। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब फिनिश गुड्स की एनआरवी क्या होती है। देखिए फिनिश गुड्स एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो बन चुका है, जिसपे मजीद कोई काम नहीं होना है, मजीद प्रोडक्शन नहीं होनी, कंप्लीट फिनिश फॉर्म में पड़ा। ठीक है, आपने इसकी एनआरवी निकाली। एनआरवी का मतलब है भाई अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा मेरे पास कितने पैसे आएंगे, नेट 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 सब खर्चे करने के बाद। ये इस पोजीशन में पड़ा हुआ नहीं माउस, इसको मैं आज मार्केट बेचने जाऊं, आज बेचने जाऊं तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे, जिस कंडीशन में पड़ा। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पर सर मैं कहता हूं जनाब मेरे पास किसी भी प्रोडक्ट की एक सेल्स प्राइस होती है, फिर मिसाल के तौर पर वो 500 रुपए। तो जनाब मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, 500 उसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इसको मैं मार्केट तक लेके जाऊंगा तो मुझे सर मार्केट तक ले जाने का खर्चा, कमीशन पे करना अगर मैं किसी एजेंट के थ्रू उसको बिकवा रहा हूँ, ब्रोकरेज पे करना अगर मैं किसी ब्रोकर के थ्रू उसको बिकवा रहा हूँ, तो सर लेस कॉस्ट टू सेल, बेचने के ऊपर जो खर्चा होगा, जो लाजमी खर्चा है, वो हम इसमें से माइनस करने अज्यूम करें कि हम बेचने के लिए 40 रुपए का खर्चा करवा रहे हैं। अच्छा फिर सर बस ये इसकी एनआरवी हो गई। लेकिन सर अगर ये प्रोडक्ट डैमेज हो, इस सेल्स प्राइस तक हासिल करने के लिए आपको इसको रेक्टिफाई करना हो, तो हम क्या करेंगे सर, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट माइनस करेंगे इसमें। अज्यूम करें रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है 25 रुपए। अब बताएगा तो मुझसे पूछेगा एनआरवी कितनी है, तो मैं कहूंगा जनाब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है जनाब 435 रुपए, ये है इसकी एनआरवी। ठीक है, अब और सुना रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है। मिसाल के तौर पर मैं माउस बेचने जा रहा हूं। ठीक है, एजेंट ने कहा सर ये माउस 500 रुपए का बिकेगा, लेकिन आपको मुझे 40 रुपए का कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर ढूंढना, उससे नेगोशिएट करना, ये सारे मामला मेरे, आप मुझे 40 रुपए दे दें, मैं आपको बेच दूं। लेकिन सर एक चीज जरा ध्यान रखें, ये जो आप पीछे से देख रहे हैं ना, ये बड़ा मैला हुआ है सर, इसको जरा साफ करवा लीजिएगा। ये साफ होगा तो ही ये 500 रुपए का बिक पाएगा। अब मैं अगर इसकी सफाई पे जाऊं तो मुझे सर इसके लिए कोई जो है वो कोई ऐसा स्पेसिफिक लिक्विड लेना पड़ेगा, उसको साफ करने के लिए वो आएगा 25 रुपए का, कमीशन एजेंट को 40 रुपए दूंगा, तब जाके मुझे 500 रुपए कमा के देगा। इसका मतलब है इस कंडीशन में ये 500 रुपए नहीं दे सकता। इसको 500 रुपए पे बेचने के लिए मुझे एक बंदे को 40 रुपए देने पड़ेंगे और इसको सफाई के 25 रुपए देने पड़ेंगे, तो नेट मेरी जेब में कितना पैसा आएगा, 435। ये बात समझ आती है? तो फिनिश गुड्स में दो चीजें लेस होती है सेल्स प्राइस में से एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज कॉस्ट टू सेल, एंड नंबर 2 हमारे पास रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, अगर उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। अगर ये माउस बिल्कुल साफ सुथरा होता तो फिर सर हमारी वाली कॉस्ट घट जाती, और सर अगर कोई कमीशन एजेंट भी नहीं होता, हम डायरेक्ट कस्टमर को बेच देते, कस्टमर आके हमारे पास से गुड्स पिक करता, तो फिर ये वाला खर्चा भी नहीं आता। ठीक है जी, तो ये दो खर्चे कंडीशन है कि आपको बेचने पर ट्रांसफर कॉस्ट पे करनी है, सेलिंग कॉस्ट पे करनी है, तो आप ये माइनस करेंगे, और अगर आपको उसको रेक्टिफाई करना है, जरूरत है रेक्टिफिकेशन की, तो आप ये कॉस्ट माइनस करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। डन? अच्छा इसी तरह फिनिश गुड्स के बाद मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास है वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। इसको प्रोसेस भी कह सकते हो, प्रोग्रेस भी कह सकते हो, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है प्रोसेस। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस कर दो। अच्छा अब गौर से सुनना, वर्क इन प्रोसेस एक ऐसी चीज है जो कंप्लीट नहीं है। अच्छा मैं कह रहा हूं जनाब वर्क इन प्रोसेस की एनआरवी है सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस जनरली किसकी होगी, फिनिश फॉर्म में आने के बाद ये बिकेगा जी 500 रुपए का। फिर सीधी सी बात है, अभी तो फिनिश है नहीं, इसको फिनिश करने पे जेब से खर्चा करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट टू कंप्लीट। ठीक है जी, ये मिसाल के तौर पर हमें 100 रुपए लगाने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंप्लीट करने के लिए। फिर सर कॉस्ट टू सेल, अज्यूम करें हमें ब्रोकर के थ्रू उसको बिकवाना पड़ेगा 70 रुपए, ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, तब जाके सर हमारे पास ये नेट आता है 500 माइनस 100 माइनस 70, ये आता है मेरे प्यारे बच्चों 330 रुपए। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये आपने ऊपर कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस क्यों लिया, इसलिए माइनस नहीं की कि फिनिश गुड्स ऑलरेडी कंप्लीट था, अगर उसको रेक्टिफिकेशन की जरूरत थी वो हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर आपने कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन को माइनस नहीं किया सर, क्योंकि अभी गुड्स इनकम्प्लीट। हाँ अगर रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती कि पहले रेक्टिफाई करना है फिर कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ वो भी माइनस करता, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन भी माइनस करता कि पहले रेक्टिफाई करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ वो भी माइनस होती। ठीक है, तो याद रखना डब्ल्यूआईपी में एक एडिशनल कॉस्ट होती है, वो क्या जनाब हमारे पास कॉस्ट टू कंप्लीट, ये आपने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया। फिर इसी तरह हमारे पास रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज है जो हमने बेचने के लिए नहीं किया। ठीक है, इसकी एनआरवी इस तरह कैलकुलेट इस तरह आप नंबर 2 की लेकिन सेलिंग प्राइस है तो बेचने के लिए थोड़ी लेंगे। एनआरवी की सॉरी रॉ मटेरियल की एनआरवी है उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू, यानी इस तरह का मटेरियल मार्केट में कितने का मिल रहा है वो इसकी एनआरवी बस, यानी हम खरीदने जाएंगे बेचना नहीं, इस तरह का मटेरियल अगर हम खरीदने जाए तो हमें कितने का पड़ेगा वो इसकी एनआरवी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो मैंने परचेज किया है 200 रुपए, आज सर उसकी मार्केट प्राइस हो गई है 250, तो मैं कहूंगा जी 250 रुपए उसकी एनआरवी। बात समझ में बैठी है, तो एनआरवी रॉ मटेरियल इज सिंपली इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट,
WIP का एनआरवी भी आपने देख लिया, फिनिश गुड्स का भी देख लिया, इसको कॉपी कर लें। नेक्स्ट स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब। बस याद रखिएगा कि दो चीजों में आप सेल्स प्राइस और कॉस्ट वगैरह देखते हैं। रॉ मटेरियल की एनआरवी सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट नहीं होती, बल्कि हम ये देखते हैं कि मार्केट में अगर आज हम ये रॉ मटेरियल खरीदने जाए, बेचने नहीं जाए, खरीदने जाए तो हमें कितने का पड़ेगा, ये इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू बनती है। ठीक है, थैंक यू। ये जो है रॉ मटेरियल के लिए क्या होगा, फिनिश गुड्स के लिए क्या होगा, WIP के लिए क्या होगा, इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एनआरवी की कैलकुलेशन में कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूँ जो आपने अपने जहन में रखी। सर सबसे पहली चीज, मेरे सामने है 3 प्रोडक्ट्स, तीनों की आपको कॉस्ट भी दी है, तीनों की एनआरवी भी दी है। तो अगर मैं तीनों की कॉस्ट को देखूं और एनआरवी को देखूं तो मुझे एनआरवी ज्यादा नजर आ रही है, तो मुझे पता क्या कंक्लूजन है हमारा, हम उसको कॉस्ट पे कैरी करें, कॉस्ट पे कैरी करें। नहीं सर, इस तरह नहीं होगा। आपको हमेशा जब एनआरवी और कॉस्ट की कंपैरिजन करनी है वो प्रोडक्ट वाइज करनी है। ठीक है, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज करनी है। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास 35,000 और 42,000, इसमें एनआरवी ज्यादा है तो मैं इस इन्वेंटरी को कैरी करूंगा कॉस्ट। अगर मैं दूसरे को देखूं तो सर मेरे पास 50,000 की कॉस्ट है, एनआरवी कम है। ठीक है जी, अब मैं ये नहीं करूंगा कि तीनों प्रोडक्ट्स को मर्ज करूं, नहीं, मैं बी को अलग देखूं तो मुझे सर बी को कैरी करना चाहिए उसकी एनआरवी के ऊपर, मुझे एनआरवी कम है। और मैं सी को देखूं तो मुझे सी को भी कैरी करना चाहिए कम एनआरवी के ऊपर। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब मेरे पास तीनों प्रोडक्ट्स की का टोटल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा वो कितना, तो आप पाओगे 92,000। याद रखिएगा मेरे बच्चों, सारी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट और एनआरवी ऐड अप करने से ये होगा कि अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है जो लॉस में है, जिसकी एनआरवी कम है और कॉस्ट ज्यादा है, सर वो ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जाके छुप जाएगा। उसकी मिसाल के तौर पर ए को देखो, ए की एनआरवी काफी ज्यादा है, ठीक है जी, और बी की एनआरवी है कम, तो अगर मैं और बी को कंबाइन कर दूंगा तो ए का लॉस बी के पोटेंशियल प्रॉफिट के अंदर छुप जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने हर एक प्रोडक्ट की एनआरवी अलग अलग कैलकुलेट करनी है। ये बात समझ आती है? आपने हर एक प्रोडक्ट को उठाना है, उसकी एनआरवी अलग अलग कैलकुलेट करनी है, अलग अलग जो है उसको कॉस्ट से कंपेयर करना है और अलग अलग जो है उसकी वैल्यूशन करनी है। तो याद रखिएगा, आप टोटल बेसिस पे कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर नहीं करते, हम प्रोडक्ट वाइज लेके चल रहे होते हैं कि प्रोडक्ट का एंटायर कॉस्ट, उसकी एनआरवी कितनी, दूसरे की कॉस्ट एनआरवी कितनी, तीसरे की कॉस्ट एनआरवी कितनी, और फिर अकॉर्डिंगली कंपेयर करते हैं कि सारी प्रोडक्ट्स को अपने कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करने के बाद किस पे कैरी करना चाहिए। ठीक है, ए की कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर होगी, ये पता चलेगा ए को कैरी किस पे, बी की कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर होगी और ये चेक करेंगे कि बी को किस पे कैरी करना है, और सी की एनआरवी कॉस्ट कंपेयर होगी और ये चेक करेंगे कि सी को किस पे कैरी करना है। टोटल बेसिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पक्का जी, ये हमारी पहली इंस्ट्रक्शन हो गई कि हमारे पास जो है वो कंपैरिजन ऑफ एनआरवी एंड कॉस्ट will not be done on total stock basis. ठीक है जी, instead NRV and cost comparison will be done product wise. चलो जी, इससे बाहर आगे बढ़ते हैं। तो जनाब एनआरवी में दूसरी चीज हम देखने जा रहे हैं जनाब। अज्यूम करें मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट है। अभी आपने कहा था प्रोडक्ट वाइज एनआरवी की कंपैरिजन होनी चाहिए, अभी एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके 630 गुड यूनिट्स हैं और 70 इसके डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, गुड यूनिट्स की और डिफेक्टिव यूनिट्स की कॉस्ट है 60 रुपए और हमारे पास सर यूनिट्स की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है 105 रुपए, एक यूनिट 105 का हम बेचेंगे। अच्छा, डिफेक्टिव यूनिट्स है ना, ये 50% डिस्काउंट पे बिकेंगे और वो भी जब आप उसमें 10 रुपए की रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इंकर कर दें। तो एक काम करते हैं जनाब, हम लेते हैं जनाब हमारे पास प्रोडक्ट ए के यूनिट्स कितने जी, 60 या 630 गुड यूनिट्स हैं और बाकी हमारे पास जो है कचरा यूनिट्स हैं। तो हम दो हिस्से बना देते हैं इसके। हम कहते हैं हमारे पास जो 630 यूनिट्स हैं ये आराम से बिक जाएंगे 105 रुपए, ठीक है, कितने में 105 रुपए, और जो 70 यूनिट है ये भी पाएंगे जनाब 105 के 50%, ठीक है। लेकिन 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 साथ ही साथ हमारे पास तमाम 70 यूनिट्स के ऊपर पहले सेल्स निकाल ले कितनी आ रही, 70 इंटू 105 इंटू 0.5 जाता है जी 3675। इसमें से मैं रेक्टिफिकेशन कॉस्ट लेस कर रहा हूँ, ये है मेरे पास जनाब 70 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, दैट इज 700। क्या आता है मेरे प्यारे भाई, 2975 रुपए। क्या मेरे पास जो डिफेक्टिव यूनिट्स है उनकी एनआरवी, और सर यहाँ पर कोई मसला नहीं है तो सीधा सीधा एनआरवी है जी 630 इंटू 105, यह जाता है मेरे बच्चों मेरे पास 66,150 रुपीज, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे बताइए ये दोनों की एनआरवी है दोनों ब्लॉक से, प्रोडक्ट एक ही एक अच्छा पार्ट है इसके अंदर, एक कचरा पार्ट है। गुड यूनिट्स की एनआरवी है 66,150 यानी 66,150 और पुराने कचरा यूनिट्स की डिफेक्टिव यूनिट्स की एनआरवी काफी कम, ठीक है, 630 और 70 यूनिट्स। फिर अब मैं इसकी कॉस्ट कंपेयर कर रहा हूँ। सर कॉस्ट है मेरे पास 630 इंटू 60 रुपए, दैट इज 37,800। और सर यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 70 यूनिट है, इसकी कॉस्ट है सर 70 इंटू 60 420 या 4200 ऐसा। तो अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे भाई, इन दोनों कॉस्ट्स का टोटल करो क्या है, इन दोनों कॉस्ट का टोटल 37,800 प्लस 4200 याद है जी 42,000, और इन दो एनआरवीज का टोटल करो तो याद है जी 66,150 प्लस 2975 याद है जी 69,125। अगर मैं देखूं तो सर टोटल बेसिस पे अगर मैं कंपेयर करूं प्रोडक्ट एक ही, आपने कहा था प्रोडक्ट वाइज कंपैरिजन होना चाहिए, आपने फास्ट बताया मैं, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो सर मेरे पास इन्वेंटरी की कॉस्ट है 42,000, एनआरवी ज्यादा है तो मुझे इन्वेंटरी को राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है प्यारे भाई और सुनना कि भैया एनआरवी का
एनआरवी का कंपैरिजन होना चाहिए, एनआरवी का कंपैरिजन होना चाहिए यूनिट टू यूनिट बेसिस पे। मैंने कहा यूनिट टू यूनिट, आप एक प्रोडक्ट ए पे छोड़ दो, प्रोडक्ट ए का एक यूनिट का उसकी कॉस्ट एनआरवी कॉस्ट एनआरवी कॉस्ट एनआरवी, ये तो अगर मैं भाई ये तो मैंने 700 यूनिट से दोनों मिला के 630 है 70, तो मैं क्या हर एक यूनिट के अलग अलग एनआरवी कॉस्टिंग करूंगा? आसान कर देते, एक जैसे यूनिट है उनको अलग कर दें, एक जैसे यूनिट उनको अलग कर दें। यानी सर मिसाल के तौर पर मेरे पास गुड यूनिट्स है सारे एक जैसे, ठीक है जी, इनकी आप कॉस्ट और एनआरवी कंपैरिजन अलग करें, और जो आपके डिफेक्टिव यूनिट्स है ये सारे एक जैसे, ठीक है जी, इनकी आप कॉस्ट और एनआरवी का कंपैरिजन अलग करें। आपको यूनिट टू यूनिट करना है, यूनिट टू यूनिट नहीं कर सकते तो आप एक काम करें, सारे यूनिट एक जैसे जो है उनको एक तरफ कर दें, उनकी मिला कर लें। तो सिर्फ पीछे आपने ये क्यों कहा था कि प्रोडक्ट वाइज कर लें, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट करें? देखिए मैं ये अज्यूम करके चल रहा था कि प्रोडक्ट ए के सारे यूनिट एक जैसे, ठीक है जी, प्रोडक्ट बी के सारे यूनिट एक जैसे, प्रोडक्ट सी के सारे यूनिट एक जैसे। अब आप यूनिट बेसिस पे करें या प्रोडक्ट के टोटल बेसिस पे करें, बात एक है। लेकिन सर जब आप यहाँ आते हो और आपको नजर आता है कि ये प्रोडक्ट के अंदर जो मौजूद यूनिट्स हैं वो कुछ अलग नेचर के हैं, कुछ अलग नेचर के, कुछ सही है कुछ खराब है, अब आप इनका टोटल बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो जो लॉस यूनिट्स का, जो डिफेक्टिव यूनिट्स के एनआरवी लॉस है ना, वो छुप जाएगा गुड यूनिट्स का, ये गलत हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कहता है भैया आइडियली तो कंपैरिजन एनपीवी का कॉस्ट का होना चाहिए यूनिट टू यूनिट। अगर आपके पास बहुत सारे यूनिट एक जैसे, आप उनको टोटल कर लिए एक जगह कर लें, ठीक है जी, और उनकी कॉस्ट एनआरवी का एक साथ कंपैरिजन कर लें। तो अगर मैं प्रोडक्ट ए को देखूंगा, प्रोडक्ट ए में मुझे लगा गुड यूनिट्स और डिफेक्टिव यूनिट्स, अब ये प्रोडक्ट एक है लेकिन यूनिट अलग अलग टाइप के, तो आपने क्या करना है, डिफेक्टिव यूनिट्स की कॉस्ट एनआरवी की टेस्टिंग अलग करनी है, गुड यूनिट्स की कॉस्ट एनआरवी की टेस्टिंग आपने अलग करनी है। ऐसा अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इसी एग्जांपल को ऊपर देते हुए कि मुझे गुड यूनिट्स को कैरी करना चाहिए किस पे, मुझे गुड यूनिट्स को कैरी करना चाहिए सर कॉस्ट और एनआरवी, जी किस पे सर, कॉस्ट पे, दैट इज 37800। और मैं अगर आपसे पूछूं यार भाई मेरे पास जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं उनको कैरी करना चाहिए किस पे, सर कॉस्ट और एनआरवी, सर ये इसका कंपैरिजन आपके साथ, ये कॉस्ट है सर, ये कॉस्ट है 4200, ये एनआरवी, तो हमें इसको कैरी करना चाहिए एनआरवी 2975। अब बताएं जनाब मेरे पास टोटल जो हिसाब किताब बनता है वो आ रहा है 37800 प्लस 2975, यार मेरे पास सर 40775, ये वो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ स्टॉक जो मुझे लेके जाना चाहिए किस पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डन, ये बात याद रहेगी मेरे बच्चों। अब बताएं कंपैरिजन कैसे करना है, यूनिट टू यूनिट। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूनिट एक जैसे, उनको अपनी तरफ कर दें। अच्छा बेटा इसके डिफेक्टिव यूनिट्स में दो क्लासेस होती है, एक बहुत ही ज्यादा कचरा और एक दरमियाने कचरा, तो हम क्या करते हैं, तीन क्लासिफिकेशन बनाते हैं, गुड यूनिट्स, डिफेक्टिव थोड़े से अच्छे, डिफेक्टिव बिल्कुल ही खत्म। ऐसा ये बात समझ आती है? जरा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। चलिए एनआरवी के एहतियात में हमने ये देख लिया कि आपको कंपैरिजन यूनिट और कॉस्ट का करना चाहिए हर प्रोडक्ट के एक एक यूनिट के हिसाब से, ठीक है, कंपैरिजन यूनिट और कॉस्ट का करना चाहिए हर प्रोडक्ट के एक एक यूनिट के हिसाब से, ठीक है, हर यूनिट की कंपैरिजन कॉस्ट और एनआरवी अलग अलग होनी चाहिए। अगर यूनिट एक जैसे अलग कर दें और फिर उसकी कंपैरिजन करें, ठीक है जी। अगर एक ही प्रोडक्ट के सारे यूनिट एक जैसे तो पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करें। अगर एक प्रोडक्ट के अंदर कुछ यूनिट्स गुड है कुछ डिफेक्टिव है तो फिर उनकी कंपैरिजन एनआरवी और कॉस्ट की अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब हमारे तरफ से मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये कि प्रोडक्ट ए के 400 यूनिट्स हैं और हमने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की है वेटेड एवरेज के हिसाब से 40 रुपए, और एनआरवी एक यूनिट की 45 यूनिट्स, ठीक है। तो बताएं हमें स्टॉक को किस पे कैरी करना चाहिए, 40 पे या 45 पे? तो मैं लिख रहा हूं सर दो मेथड से इसको कंपेयर करके। मेथड वन अगर मैं देखूं तो मुझे पहले कंपेयर करना चाहिए कॉस्ट को, कॉस्ट है जी 40, मेरे पास एनआरवी है प्यारे भाई 45, मुझे सारे यूनिट एक जैसे इस प्रोडक्ट की, जी सर आपको पिक करना चाहिए कॉस्ट 40, ठीक है, और फिर मुझे क्या करना चाहिए जनाब 40 × 400, ये गालिबन हो जाता होगा 16000, याद है जी स्टॉक की वैल्यू ऑफ स्टॉक जो कि हमें रिफ्लेक्ट करने इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डन। इसी तरह प्यारे बच्चों मेरे पास मेथड बी भी है। मेथड 2 क्या कह रहा है, मेथड 2 ये कह रहा है कि आप कॉस्ट लो कितने की, 40 की, मल्टीप्लाई कर दो उसको 400 यूनिट्स की, टोटल वैल्यू निकाल कितने, 16000। सर आप एनआरवी लें, एनआरवी यूनिट की कितनी है प्यारे भाई, एनआरवी कितनी है यूनिट की, सर एनआरवी है 45 मल्टीप्लाई बाय 400, ये निकाल लीजिए 45 × 400, ये 18000। आप कंपैरिजन करें जी कॉस्ट पे कैरी करें एनआरवी, तो आपका जवाब आएगा भैया इसको कॉस्ट पे कैरी करना चाहिए क्योंकि कॉस्ट कम है एनआरवी ज्यादा है। तो आप यूनिट टू यूनिट भी कर सकते हैं, यानी एक यूनिट की कॉस्ट एक यूनिट की एनआरवी भी कर सकते हैं, टोटल निकाल के भी कर सकते हैं, यूनिट सारे एक जैसे। ये बात तो हमें समझ आ गई वेटेड एवरेज कॉस्टिंग के साथ। वेटेड एवरेज कॉस्ट का तो मामला होगा खत्म, कि सारे यूनिट जो क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं उनकी कॉस्ट एक ही होगी। लेकिन जब बात आती है फीफो का तो मसला आ जाता है। अब अज्यूम करें हमारे पास यही प्रोडक्ट है, इसके 400 यूनिट है, साल दे रहा हूं सर, 180 यूनिट की कॉस्ट है 39 और 220 यूनिट्स की कॉस्ट है 43, ये दो ब्लॉक्स हैं और इनकी एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए हम कह रहे हैं जनाब हमारे पास इसकी जो सेलिंग प्राइस है या एनआरवी है, ये सारे गुड यूनिट्स हैं सर, इनकी एनआरवी है मिसाल के तौर पर सर 42 रुपीज। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब मैं ऐसे कर सकता हूं कि सर मैं फीफे से ये यूनिट वाइज लेके चलूं 39 और 43, मैं कहूं जी इनकी कॉस्ट है बराबर में लिख देता हूं जी एनआरवी, भाई एनआरवी है 42, एनआरवी है जी 42, तो मैं कह रहा हूं जी इसको तो कैरी करना चाहिए कॉस्ट पे, कॉस्ट लोअर है, ठीक है जी, लेकिन सर इसको कैरी करना चाहिए एनआरवी पे क्योंकि एनआरवी कम है। क्या ये कंपैरिजन सही है? नहीं सही, गलत कंपैरिजन है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा 400 के 400 यूनिट एक जैसे, तो एक जैसे तो कॉस्ट अलग अलग क्यों है सर? फीफो बेसिस में कोई बंडल पुराना आया होगा उसकी कॉस्ट कुछ होगी, नए बंडल की कॉस्ट कुछ और होगी, लेकिन यूनिट कंडीशन में, नेचर में, हर एक लिहाज से एक जैसे। तो अब इनके मैं कंपैरिजन अलग अलग करूंगा ना तो ये गलत हो जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, वेटेड एवरेज में तो पॉसिबल है कि आप कॉस्ट और एनआरवी निकाल लें,
पर यूनिट, वहां तो क्योंकि सारे यूनिट्स की कॉस्ट एक ही होगी, फीफो में एक ब्लॉक की कॉस्ट पर यूनिट अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, और सारे प्रोडक्ट अगर सारे यूनिट्स अगर एक जैसे तो फिर आप सिर्फ फीफो के ब्लॉक वाइज कंपैरिजन नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे जी मेरे पास जो स्टॉक है मैं मेथड 2 ही यूज करूंगा, इसके अंदर मेथड 1 अलाउड ही नहीं। मैं करूंगा क्या, मैं कहूंगा जी मेरे पास जितने यूनिट्स पड़े हुए उनकी कॉस्ट कितनी है, सर मेरे पास जो कॉस्ट है वो है जी 180 यूनिट्स की कॉस्ट है 39, और मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 220 यूनिट की कॉस्ट है कितनी, सर 43। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 180 into 39 प्लस 220 into 43, ये हो जाता है मेरे बच्चों 16,480। ठीक है, अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं भैया सबकी एनआरवी कितनी है, तो आप कहोगे सारे यूनिट्स की एनआरवी 400 into 42 है, याद है जी 16,800। तो भैया मुझे इंटायर स्टॉक को कॉस्ट पे कैरी करूं या एनआरवी पे, सर कॉस्ट पे कैरी करना चाहिए क्योंकि कॉस्ट क्या है, लोअर है, इंटायर स्टॉक को हम कैरी करेंगे कॉस्ट के ऊपर, ठीक है जी, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इसमें से एक ब्लॉक ऐसा है कि जिसकी कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा है और एनआरवी कम है, नहीं सर हम इस तरह नहीं लिखेंगे। हां अगर ये होता ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये अच्छे यूनिट्स है या बुरे यूनिट्स है, लॉस यूनिट्स है, ये ऊपर वाला ब्लॉक है वो कचरा यूनिट्स है, नीचे वाला ब्लॉक अच्छे यूनिट्स है, या नीचे वाला ब्लॉक कचरा ऊपर वाला अच्छे, फिर हम दोनों की कंपैरिजन अलग अलग करते हैं। अब चूंकि सारे लिहाज से यूनिट एक जैसे हैं, क्वालिटी में एक जैसे, नेचर में एक जैसे, तो आप इनकी कंपैरिजन अलग अलग नहीं होगी। याद रखना वेटेड एवरेज मेथड अगर चल रहा है तो आप एक यूनिट की बेसिस पे कॉस्ट और एनआरवी की कंपैरिजन कर सकते हैं।